दोस्तों इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा है। अगर आप पंजाब में आएंगे तो यहाँ पे खान पान कुछ और मिलेगा। दिल्ली में जाएंगे मिक्सेबिलिटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जाएंगे कुछ और मिलेगा। मध्य प्रदेश में जाएंगे कुछ और मिलेगा। आंध्रा में जाएंगे कुछ और मिलेगा। सैम सिस्टर्स में जाएंगे कुछ और मिलेगा। कन्याकुमारी में कुछ और मिलेगा और चेन्नई में कुछ और मिलेगा। लेकिन आईपीएल के अंदर एक ऐसी टीम है जिसका नाम है सनराइजर हैदराबाद। उन्हें ये लगता है कि वो किसी भी पिच के ऊपर जाके 300 रन बना सकते हैं, जो कि उनकी सोच के लिए तो अच्छा है, लेकिन 300 रन एवरी पिच के ऊपर बनाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और आज तक आईपीएल के इतिहास में कोई भी ऐसी टीम नहीं रही है जिसने आईपीएल के 14 मैचेस के अंदर 150 रन भी बनाए हो। इट मीन्स के बीच में से 1 2 3 मैचेस ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर वो टीम 130 पे, 120 पे, 140 पे भी ऑल आउट हो जाती है या वो वहाँ तक पहुँच पाती है। तो दोस्तों कहने वाली बात ये है कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के सोचेंगे कि भाई साहब मैंने तो दूध केला ही खाना है, तो शायद आप उससे भी बोर हो जाओगे। इसी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद लगातार 300 रन बनाने की कोशिश कर रही है। पहले मैच में 286 रन बनाए, दूसरे मैच में कोलैप्स हुआ, 200 से नीचे रुके, और तीसरे मैच में दोबारा से कोलैप्स हुआ, 163 पे ऑल आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है 250 रन बना के, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस के 2 मैचेस बैक टू बैक हार चुकी है। और किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपने जाल में फंसाया, किस तरीके से एक अच्छा अनिकेत वर्मा नाम का प्लेयर वापस वहाँ से निकला हैदराबाद की तरफ से, और किस तरीके ने हेनरी क्लासन ने थोड़ी बहुत वापसी करी हैदराबाद की। मैच में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे सनराइजर्स हैदराबाद। टॉस जीता पहले बल्लेबाजी की पैट कमिंस ने, और इनका जो है स्ट्रेट वे यही फॉर्मूला आया कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम पहले बल्लेबाजी करें और जितने रन्स बना सकते हैं उतने बना दें, ताकि दूसरी टीम के लिए चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। स्टार्ट होते ही अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाते हैं दूसरे ओवर में। उसके बाद ईशान किशन जो है वो भी उसी सेम ओवर में मिचेल स्टार्क का जो है निशाना बनते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को समझ नहीं आया क्या करना चाहते हैं। बॉल जिस पेस पे आ गई थी उससे धीमी बॉल फेंकी मिचेल स्टार्क ने, और वो भी हवा में कैच देके चलते बने। उसके बाद आते हैं अनिकेत वर्मा ट्रेविस हेड के साथ थोड़ी देर खड़े होते हैं, फिर ट्रेविस हेड भी चलते बनते हैं 12 गेंदों में 22 रन बना के। ओवरऑल पावर प्ले के अंदर ही इस टीम के 4 विकेट्स आउट हो जाते हैं केवल 37 रनों के स्कोर के ऊपर। इसके बाद आते हैं जी हेनरी क्लासन और अनिकेत वर्मा दोनों एक पार्टनरशिप बनाते हैं और ये टीम को लेके जाते हैं 11 ओवर में 114 रन पर। जब भी ये टीम 11 ओवर में 114 रन बना के 4 विकेट आउट होती है तो उस टाइम पे लग रहा था कि शायद हेनरी क्लासन अनिकेत वर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोबारा से इस टीम को 225-230 तक लेके जा सकते हैं अगर ये अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करें। लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ सामने आती है कि भाई हमने तो एक ही तरीके से शॉट्स खेलनी है। उस चक्कर में पहले हेनरी क्लासन आउट होते हैं, उसके बाद अभिनव मनोहर आते हैं, वो भी उसी तरीके से आउट होते हैं, कमिंस भी वैसे आउट होते हैं, और ऐसा करते हुए अनिकेत वर्मा भी इनका शिकार बन जाते हैं। और जो टीम का स्कोर था वो हो जाता है जी 148। 148 पे जब 8 खिलाड़ी इनके आउट हो जाते हैं तो उस समय एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा ख़राब डिसीजन लिया जाता है। हालांकि अगर वो वर्क करता तो हम भी कहते हैं कि डिसीजन अच्छा था कि एडम जंपा जिन्हें कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रखा गया था, तो एडम जंपा को इम्पैक्ट प्लेयर से हटा के वियान मुल्टर को टीम के अंदर लाया जाता है एज अ बैट्समैन। हालांकि वो गेंदबाजी कर सकते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, लेकिन उन्हें एज अ बैट्समैन टीम के अंदर लाया जाता है 10 नंबर बल्लेबाजी करने, ताकि वो जो ओवर्स बचे हुए हैं, जो 3-4 ओवर बचे हैं, वहाँ पे वो कुछ अच्छी आउटपुट दे पाएँ और इस टीम को 180-190 के स्कोर पर लेके जा पाए। क्योंकि ये जो विकेट थी विशाखापट्टनम की थोड़ी सी स्लगिश विकेट लग रही थी, और अगर यहाँ पे जैम्पा और जिशान जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की उसके ऊपर मैं भी आऊँगा, वो दोनों अगर गेंदबाज यहाँ पे 8 ओवर डालते हैं तो डीसी के लिए ये स्कोर चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला था। लेकिन जब वियान मुल्टर आते हैं तो वो कुछ खासा कर नहीं पाते और वो केवल जो है 11 गेंदों पे 9 रन बना के आउट हो जाते हैं एज अ लास्ट विकेट ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। और ये टीम गिरते पड़ते 163 के ऊपर ऑल आउट हो जाती है और 8 गेंदें शेष रहती हैं जो कि ये टीम खेल भी नहीं पाती। ओपनिंग आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जेक फ्रेजर मगर काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए नजर आते हैं स्टार्टिंग में, और पावर प्ले के अंदर अंडर 100 उनका स्ट्राइक रेट हमने पहली बार देखा जब से वो आईपीएल खेल रहे हैं, क्योंकि 244 का स्ट्राइक रेट था उनका 2024 के आईपीएल में, लेकिन इस बार के आईपीएल में अभी तक उनका कोई भी अच्छा प्रदर्शन सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ 40 साल के फैफ डू प्लेसिस तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट्स दिखाते हैं, चौके छक्के सब कुछ वो दिखाते हैं। 27 गेंदों पर 50 रन बना के वो जो है जिशान अंसारी का शिकार बनते हैं। जिशान अंसारी जो कि 7वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, जबकि टीम का स्कोर जो है 9 ओवर में 81 रन हो चुका था। उसके बाद जो है जिशान अंसारी ओवर करने आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये उठता है कि भाई अगर आपका
कुछ है ही नहीं। अगर आपका स्कोर ही 164 है चेस करने वाला, तो आप पावर प्ले के बाद अपने मेन बॉलर को लाने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि एडम जैम्पा तो आपके पहले एलिमिनेट हो चुके हैं वियान मुल्डर की जगह पे। वियान मुल्डर ने तो अच्छा कुछ किया नहीं, तो ले दे के एक ही प्रॉपर लेग स्पिनर आपके पास मौजूद था। और कहीं ना कहीं चौथे ओवर या पाँचवें ओवर में जिशान अंसारी को गेंदबाजी करने के लिए आना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर आते हैं। पहले वो आउट करते हैं जी डू प्लेसेस को, उसके बाद जिशान अंसारी जो है केएल राहुल को भी बोल्ड कर देते हैं। और जब केएल राहुल को बोल्ड किया तो वहाँ से पता चलता है कि जिशान अंसारी कितना ज़्यादा फोकस्ड गेंदबाज है। हालांकि रन्स थोड़े बहुत लीक हुए, 4 ओवर में 42 रन्स उन्होंने दिए, जो कि एक लेग स्पिनर के लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा रन्स मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि जिशान अंसारी जैसा कि नया खिलाड़ी जो कि अंडर-19 इंडिया की तरफ से खेल चुका है, लेकिन बड़ी स्टेज के ऊपर खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि 2020 के बाद उन्होंने कोई टी20 क्रिकेट खेली नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट वो ज़्यादा खेलते नजर आते हैं। तो अगर आप ऑलमोस्ट 5 साल के बाद टी20 क्रिकेट खेलोगे तो आपको मुश्किल होती है। वो भी बड़े बड़े बल्लेबाज अगर आपके सामने हो, जो कि जेक फ्रेजर मगर या फाफ डू प्लेसी हैं, जो कि सीधी हिटिंग करने के मूड में आते हैं। तो जिशान अंसारी ने 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट से निकाले। लेकिन ये मैच कभी भी सनराइजर के हाथ में था ही नहीं। क्योंकि अगर आप 163 रन बनाते हो तो आपको शायद आईपीएल के पहले हाफ में कोई भी टीम नहीं पूछेगी और किसी भी विकेट के ऊपर 163 चेस हो जाएगा, अनटिल अनलेस अगर आप चेन्नई की बात करो, क्योंकि चेन्नई में जो है ऑलमोस्ट स्पिन कंडीशंस रहती हैं। तो दोस्तों कहने वाली बात ये है कि हैदराबाद को अब देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ड्रामा वो कर रहे हैं 300 रन वाला, 250 रन वाला, वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एवरी मैच के अंदर ना ही 300 होगा, ना ही 250 होगा, ना ही 220 होगा। आईपीएल का जो स्कोर रहता है वो पिचेस के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर को ऐड कर लेंगे, मान लीजिए अगर 170 का पावर स्कोर है, तो इम्पैक्ट प्लेयर डालने के बाद आपको 185-190 रन जो है बनाने चाहिए। लेकिन जिस पेस पे टीम चल रही है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फंसती नज़र आ सकती है। क्योंकि 3 मैचेस अभी तक खेले हैं, पहला मैच जीते थे, वो भी केवल 40 रनों थे, गेंदबाजी काफ़ी हल्की नज़र आई। और ये भी कहा जा रहा था कि गेंदबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैट कमिंस है, मोहम्मद शमी है, दैन अगर आप इनकी बात करो हर्षल पटेल है, वियान मुल्डर थे, आज अभिषेक शर्मा थे। परंतु जिस तरीके से 286 बनाने के बाद अगर आप 40 रन से मैच जीत गए हो, 190 बनाने के बाद आप मैच हार गए, उसके बाद ये 164 की अगर चेस है उसमें आप ऑलमोस्ट 4 ओवर पहले मैच को फिनिश कर गए, तो भाई गेंदबाजी में आपके मसले हैं। आपको देखना पड़ेगा कि क्या इशू आ रहा है और किस तरीके से ये चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बजती नजर आ गई है मुझे हैदराबाद के लिए। और यहाँ पे हैदराबाद को सोचना पड़ेगा कि क्या हम पिचेस के अकॉर्डिंग खेलेंगे या यही वाला डंका जो भी हम बजा रहे हैं यही बजता रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या हैदराबाद को सोचना चाहिए या फिर जिस तरीके की जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो इसी तरीके से खेलते रहेंगे? आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फेसबुक वाले वीडियो को शेयर कर दो और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकबुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।